वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की स्टडी में फिर स्वागत। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना हम बता दें कि अब आपके यस की स्टडी ऐप पर ठीक पर किस पर यस की स्टडी ऐप पर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी से कराई जा रही है। तो आप लोग बस वहां से जा करके ज्वाइन हो जाइए और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। देखिए इसमें बात क्या करेंगे, आप अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करें, समझाने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से जुड़ जाना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जो होता है अपना एक्सरसाइज कीजिए। मतलब कि रिवीजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। एक दिन करके एक दिन मत पढ़िए, क्योंकि ऐसा करने से आपका रूटीन बिगड़ सकता है। तो आपको लगातार पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब देखिए क्लास 12 मॉडल पेपर 2022 की बात करेंगे, जिसमें पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस ये टोटली मॉडल पेपर है, आपके लिए बनाया गया है, सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आपको ऐसा किसी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा कि आप यहाँ पर जितनी अच्छी आप लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें बात क्या करेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड सैम रीच ग्लेसबर्ग, यानी कि सैम गैलेसबर्ग कैसे पहुंचा। जो सैम था वो गैलेसबर्ग कैसे पहुंचा। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो फ्रॉम चार्ली के एक्सपीरियंस के अनुसार सैम लर्नड दैट वन कैन गेट इनटू द थर्ड लेवल ओनली वंस, यानी कि सैम केवल उसके यानी कि जहाँ पे गैलेसबर्ग जाना था वहाँ पर सिर्फ थर्ड लेवल को ही जानता था। ठीक है, अब देखिए सो इसलिए ही परचेज्ड ओल्ड करेंसी, उन्होंने क्या किया, इसलिए उसने क्या किया कि जो ओल्ड करेंसी थी उसको परचेज किया। एंड वेंट टू द ग्रांड सेंट्रल, और वहाँ क्या कहाँ गया, ग्रांड सेंट्रल में गया, पुराने केंद्र में गया। और ही फाउंड द वे टू द थर्ड लेवल, उन्होंने वहाँ पर क्या पाया कि थर्ड लेवल का रास्ता उसे वहाँ पर मिला। ठीक है, फिर क्या किया, उन्होंने परचेज्ड टिकट एंड रीच द 1894 गैलेसबर्ग चार्ली विलेज। तब वह कहाँ पहुँचा, तब वह 1894 ईस्वी में गैलेसबर्ग पहुँचा। ठीक है, टिकट खरीद कर कहाँ पहुँचा, 1894 ईस्वी में गैलेसबर्ग पहुँच गया। ठीक है, अब देखिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट वर्क डिड सैम सेट फॉर इन गैलेसबर्ग वाई, यानी कि गैलेसबर्ग में सैम ने क्या काम किया और क्यों। पहला प्रश्न एक तरीके से और ये पूछता है, किस तरीके से पूछता है, व्हाट डू सैम हैव डन इन गैलेसबर्ग फ्रॉम हिज लिविंग वाई, यानी कि सैम ने अपने जीवनयापन के लिए गैलेसबर्ग में क्या किया और क्यों। ठीक है, तो जब सैम गैलेसबर्ग पहुंचा तो वहाँ गैलेसबर्ग में उसका जीवन बिताने के लिए उन्होंने क्या किया और कैसे किया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, लास्ट तक बने रहें, क्योंकि लास्ट तक में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको हम बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये हमारा मॉडल पेपर है, यानी कि इससे संभावित प्रश्न हम आपको बताते हैं कि जितने भी प्रश्न होंगे आपके संभावित प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या था कि व्हाट डू सैम हैव डन इन गैलेसबर्ग फ्रॉम हिज लिविंग वाई, यानी कि सैम ने अपने जीवन यापन के लिए गैलेसबर्ग में क्या किया और क्यों। देखिए बात क्या करें इसमें, सैम सेट हिम सेल्फ अप इन हाई, यानी कि सैम सेट हिम सेल्फ इन अ हाई feed and grain business because he could not continue his old profession in Galesburg, as at that time everyone was happy and content, so no one needed a psychiatrist। ठीक है, मतलब क्या करा कि सैम सेट हिमसेल्फ अपने आप को वहाँ पे सेटअप किया अ है फीड एंड ग्रेन बिजनेस, यानी कि एक जर्स जो उसका ग्रेन बिजनेस था, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि गैलेसबर्ग पहुंचते उन्होंने क्या किया, एक क्या कहते हैं कि सेल्फ में जीने का एक रास्ता खोजा और वहां पर एक बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश की। ही कुड नॉट कंटिन्यू, वह कंटिन्यू नहीं कर सका हिज ओल्ड प्रोफेशन इन गैलेसबर्ग, वह अपने ओल्ड प्रोफेशन को गैलेसबर्ग में क्या किया, कंटिन्यू नहीं कर सका। जैसा कि दैट टाइम एवरीवन वाज हैप्पी, जैसा कि वह हमेशा खुश रहता था, एंड कंटेंट, सो नो वन नीडेड अ साइकियाट्रिस्ट,
तो उसलिए उसे क्या हुआ, साइकोरेस्टिस्ट की आवश्यकता थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न हो गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आपके सामने लाए हैं, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं इसमें, What did the peddler say in his defense when it was clear that he was not the person the आयरन मास्टर हैड थॉट ही वाज? फेरी वाले ने अपने बचाव में क्या कहा जब यह साफ हो गया कि वह व्यक्ति नहीं है जिसे आयरन मास्टर ने समझा था? यानी कि क्या कहने का मतलब है कि व्हाट डिड द पेडलर से इन हिज डिफेंस when it was clear that he was not the person the iron master had thought he was? यानी कि फेरी वाले ने अपने बचाव में क्या कहा, फेरी वाला जो था अपने बचाव में क्या कहा कि जब यहाँ साफ हो गया कि वह व्यक्ति नहीं है, यानी कि जब जिसे आयरन मास्टर समझ रहे थे वह व्यक्ति नहीं था, तब फेरी वाले अपने बचाव में क्या कहा। तो देखिए अब इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए ये प्रश्न है, आपको बस थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है और अच्छी तरीके से समझने की भी ज़रूरत है। The peddler said in his defense, peddler said in his defense that he had never printed that he was iron master। यानी कि the peddler said his defense, peddler ने अपने डिफेंस अपनी रक्षा अपने बचाव में कहा कि he had never pretended, यानी कि कैसा कभी नहीं हो सकता कि he was their iron master friend, यह आयरन मास्टर का मित्र है। He made no further efforts डिसीव द आयरन मास्टर। ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या किया कि, तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो देखिए हम क्या बताएंगे, आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। देखिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि द पेडलर सेड इन हिज डिफेंस, यानी पेडलर ने अपने बचाव में कहा कि ही हैड नेवर प्रिटेंडेड दैट, कि उसने कभी यह दिखावा नहीं किया, यानी ही हैड नेवर प्रिटेंडेड, उसने कभी दिखावा नहीं किया कि ही वाज द आयरन मास्टर, कि वह आयरन मास्टर का दोस्त है। ठीक है, आयरन मास्टर फ्रेंड, कि वह आयरन मास्टर का दोस्त है। इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ही मेड नो फर्दर एफर्ट्स, यानी कि उसने आयरन मास्टर को एक फर्दर एफर्ट्स टू डिसीव द आयरन मास्टर, यानी कि उसने आयरन मास्टर को धोखा देने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपने बचाव में क्या कहा फेरी वाले ने कि आयरन मास्टर के, यानी कि क्या कर रहा है, आयरन मास्टर को धोखा देने के लिए उसने कोई प्रयास नहीं किया। ठीक है, अब देखिए ही सेड दैट इट वाज नॉट हिज फॉल्ट एज ही हैड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे ऑन एट द मील फॉर द नाइट। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि उसने कहा कि यह उसकी गलती नहीं थी क्योंकि उसने रात के लिए मील में रुकने की भीख मांगी थी। मतलब उसने कहा मैंने कोई गलती नहीं की थी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे इस मील में रात तक रुकने के लिए मौका दे दिया जाए बस। ठीक है, अब देखिए ही फर्दर सेड दैट, यानी कि उन्होंने आगे कहा कि ही वाज रेडी टू पुट ऑन हिज रैक्स अगेन एंड गो अवे। मतलब कि उन्होंने आगे कहा कि वह फिर से अपने लत्ता पहनने और चले जाने के लिए तैयार है, यानी कि अपना कपड़ा पहनने और यहाँ से जाने के लिए तैयार था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अगर आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको एसकेएम स्टडी ऐप पर आपको जुड़ना है, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जो भी 95+ के लिए तैयारी कराई जा रही है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ऐप पर स्टडी मटेरियल के अंतर्गत सारी मिल जाएंगी। बस आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रीव्ड हिम एज ऑलमोस्ट ड्राउन्ड, डिस्क्राइब द डिटेल्स दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड। मतलब डगलस पाठक को आतंक के अनुभव, यानी कि पाठक को आतंक के अनुभव जिसमें उसे जकड़ लिया क्योंकि वह लगभग डूब ही गया था जैसे स्पष्ट करता है, उन वृत्तांतों का वर्णन कीजिए। मतलब जिन्होंने विवरण को सजीव बना दिया। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जब डगलस डूब रहे थे उनको ऐसा लगा कि वह उन्हें मौत ने जकड़ लिया है, तब उन्होंने
क्या सोच रहे थे, उनके मन में क्या चीज़ें चल रही थी, वो चीज़ों का इसमें वर्णन करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न उसी चीज़ का रहा कि जब वहाँ डूबने लगे थे तो वो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें सोच रहे थे, किसका वर्णन कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए बात क्या करेंगे, मैं आपको बताने का भी प्रयास करेंगे। देखिए आओ कि अगर इस उत्तर को आपको जानना है तो आपको लास्ट तक बने रहना, क्योंकि सारी चीज़ें आपको हम आगे पोइट्री का स्टैंजा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने ला रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए आल दो यद्यपि पैनिकी डगलस हैड हिज स्ट्रेटजी in place to come popping up like a cork and then padding to the edge of the pool। मतलब हालांकि हालांकि डरपोक डगलस के पास, ठीक है, क्या करा इसमें, हालांकि डरपोक डगलस के पास, ठीक है, डगलस के पास पॉप अप करने, मतलब पॉप अप करने और फिर पूल के किनारे पर पैडलिंग करने की अपनी रणनीति थी। मतलब अगर वहाँ क्या थे कि पूल के किनारे पर जाने की उनकी खुद की रणनीति थी। जब ये डूबने लगे तो उन्होंने क्या सोचा कि हम किसी तरीके से किनारे पर पहुँच जाएं। ठीक है, पूल के किनारे पर हम पहुँच जाएं, यही रणनीति थी उनकी। ठीक है, अब देखिए आगे अनफॉर्चुनेटली, यानी कि अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि अगर हम दुर्भाग्य से कहें, अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य से, ठीक है, दुर्भाग्य से कहें, हम आपको आराम से इसलिए बता रहे हैं स्टूडेंट्स कि आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास कर सकें। ठीक है, देखिए अब देखिए अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य से हिज फर्स्ट अटेम्प्ट फेल्ड एंड टेरर सेज्ड हिम। मतलब पहला प्रयास जो था विफल रहा और आतंक से पकड़ लिया गया। ठीक है, आतंक से उसे पकड़ लिया, यानी जो उसका प्रयास था, पहला प्रयास था, वो असफल रहा था। यानी कि जब उन्होंने पहली बार पुल के किनारे जाने की कोशिश की तो वो प्रयास उनका क्या हुआ, असफल रहा, और उन्हें क्या किया कि डर ने जकड़ लिया। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है स्टूडेंट्स, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो आपको बस अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आपके बेहतर भविष्य के लिए कराई जा रही हैं, तो अपने भविष्य को बनाने के लिए आप लोग थोड़ा अपनी मेहनत कीजिए और कंटिन्यूटी बनाइए और पढ़ने का भी प्रयास करिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है उसको बताते हैं। ही टायर्ड टू ग्रोव अ रोप बट हिज हैंड्स कैच्ड ओनली कम आउट। मतलब कहने का उसने रस्सी को पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसके हाथ से केवल पानी से चिपके रहे। मतलब जब उन्होंने रस्सी पकड़ने की कोशिश की तो उसके हाथ क्या थे, पानी से केवल चिपके रहे। अब देखिए he was suffocating a tired to well but no sound come out। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका दम घुटने लगा और उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। जब रस्सी हाथ से छूटी तो वो क्या हुआ कि डूबने लगे तो वहाँ चिल्लाने, उन्होंने क्या किया, चिल्लाने की कोशिश किया, और क्या किया, चिल्लाने की कोशिश किया तो उनकी आवाज़ कोई नहीं सुना। ठीक है, अब देखिए हिज लेग्स वेयर पैरालाइज्ड, हिज लंग्स आइस्ड इन हिज हैंड थ्रोब्ड। अब देखिए जब उनके पैर सॉरी स्टूडेंट, यानी कि जब ये डूबने लगे तो आगे क्या होता है कि उनके जो हाथ से रस्सी से फिसल गए, और जो अब देखो उस समय उन्होंने क्या सोचा, क्या सोच रहे थे कि हिज लेग्स वर पैरालाइज्ड, उनके पैर क्या हो गए, देखिए उनके जो पैर थे पैरों को लकवा मार गया, उनके पैर काम ही नहीं कर रहे थे उस समय। ठीक है, आगे कहते हैं कि उनके पैर लकवा मार गया, और क्या हुआ उसके बारे में बताते हैं। उनके फेफड़े यानी कि हिज लंग्स, ठीक है, उनके फेफड़े उनके फेफड़े में क्या हुआ कि दर्द, ठीक है, उनके फेफड़ों में क्या हुआ कि दर्द था। ठीक है, उनके फेफड़ों में क्या था, दर्द था, और सिर चकरा रहा था। ठीक है, द हेड थ्रैब्ड। तो इतना आप चीज़ आपको समझ में आ रही है ना, हम एक एक अच्छी तरीके से आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए ही वाज डिजी एंड थ्रिम्बल्ड विद फ्राइट। मतलब कि उसे चक्कर आ रहा था और वह डर से कांप रहा था। ठीक है, मतलब उन्हें क्या होता है, चक्कर आ रहा था और वह डर से कांप रहे थे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है,
द ओनली साइंस मतलब द ओनली साइंस ऑफ लाइफ इन हिम वर द बीटिंग हार्ट एंड पाउंडिंग वेन। मतलब क्या हुआ कि उनके जीवन का एकमात्र लक्षण उनका धड़कता हुआ दिल और तेज सिर था। ठीक है, और क्या कहते हैं कि ही अटेम्प्ट टू कम आउट द वाटर थर्ड टाइम, यानी कि जब उसने तीसरी बार पानी से निकलने का प्रयास किया। देखिए, हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। थर्ड टाइम बट लेकिन इन वेन। इन वेन का मतलब क्या होता है कि लेकिन सब व्यर्थ है। हमने आपको वेन का एंटोनियम्स यूनियंस ही बताया है। ठीक है, तो उसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना। वेन मीन्स क्या था, बल्कि क्या हुआ कि वह खाली रहा। अब देखिए, ही सॉक्ड फॉर एयर एंड गॉट ओनली वाटर, यानी कि वो क्या हुए कि अब उसने हवा के लिए चूसा और केवल पानी मिला। लेकिन जब वो हवा को लेने की कोशिश की, जब पानी में डूबने लगते हैं आप, तो जब वह हवा को पाने की कोशिश किया तो उनके मुंह में क्या चला गया, पानी चला गया। जब पानी के अंदर आप हैं, वहां पे हवा लेने की कोशिश करते हैं, तो आपके अंदर क्या चला गया, पानी चला गया। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। फाइनली ही स्टॉप्ड, फाइनली क्या हुआ, रुक गए। यानी कि फाइनली क्या हुआ कि वहाँ रुक गए और मेकिंग एफर्ट्स एंड फेल अनकॉन्शियस। ठीक है, प्रयास करते हुए बेहोश हो गए। मतलब कि क्या हुआ कि जब उनके मुंह में पानी चला गया तो प्रयास तो कर ही रहे थे, लेकिन उस समय क्या हो गए, वो बेहोश हो गए। अब देखिए, बेहोश होने के बाद उन्होंने क्या हुआ कि हो गया उसके मनोरंजक, यानी कि उसके मनोरंजक। अब देखिए क्या कर रहा है, ऑल द एबव डिटेल्स इज ग्रीपिंग। मतलब उसके मनोरंजक मनोरंजक निकट डूबने के अनुभव के उपरोक्त सभी विवरण से हमें, यानी कि नियर ड्रॉविंग एक्सपीरियंस मेक अस फील दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन लर्किंग टेरर स्टेप बाय स्टेप। यानी कि उपरोक्त सभी विवरण उन्हें यह महसूस कराते हैं कि हम कदम कदम पर उसके छिपे हुए आतंक का अनुभव कर रहे हैं। किसका, मौत का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, और आपको समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हमने बताया इसके आंसर को। ठीक है, अब देखिए आगे हम पढ़ाते हैं, पोइट्री का एक स्टेंजा है। अब इस स्टेंजा के बारे में सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बस आपको हमारे साथ बने रहना है और आपको सारी चीज़ों को हम क्लियर करते चले जाएंगे। देखिए, जो हमारा स्टेंजा है, स्टेंजा क्या है, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपका पोइट्री का स्टेंजा है, देखिए स्टेंजा क्या है कि far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their collar. ठीक है, the tall girl with her weight down head, the paper seeming boy with red eyes, the stunted unlucky hair. आगे देखते हैं, of twisted bones resting a father's general disease, his lessons from his desk at back of dim class, one untold, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel game in 3 room other than this। ठीक है, अब देखिए इसके रेफरेंस की बात करते हैं। ये जो आपका स्टेंजा दिया है किससे लिया गया है और इसमें क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजों को इसमें डिस्कस करेंगे और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए रेफरेंस क्या है कि दीज लाइंस हैव बीन टेकन, जो लाइंस दी गई है कहाँ से ली गई हैं, अ पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है, एन एलिमेंट्री इन अ क्लासरूम इन अ स्लम। ठीक है, इन अ स्लम, रिटन बाय स्टेफन स्पेंडर। ठीक है, यानी कि जो लाइंस आपको दी गई हैं यह एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम के नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, स्टीफन स्पेंडर है। ये चीजें आपको लिख देनी है। अब देखिए आगे बताते हैं आपको, इन दीज लाइंस पोएट टेल्स, इन लाइनों में पोएट कहता है कि, क्या कहता है कि प्रसंग में बात करते हैं। प्रसंग, देखिए प्रसंग में क्या होगा, इन दीज लाइंस पोएट टेल्स, पोएट कहता है कि अबाउट एन एलिमेंट्री स्कूल्स इन स्लम एरिया, यानी कि अब देखिए हम कवि में हमें मलिन बस्ती में स्थित प्रारंभिक विद्यालय के बारे में बताता है। मतलब
कि जो बहुत गंदी स्थान पर जो स्कूल स्थित है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन करता है। ठीक है, इट इज डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज सच एज न्यूट्रिशनल फूड, यानी कि यह मूलभूत सुविधाओं जैसे पौष्टिक भोजन, बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार, एयर, हवा, सनशाइन, सूर्य की रोशनी एंड पोर्टेबल वाटर, यानी कि पीने योग्य पानी से, एंड चिल्ड्रेन आर लीस्ट मतलब पानी से वंचित हैं, इंटरेस्टेड इन स्टडीज, और यहाँ के बच्चे यानी कि और बच्चे पढ़ने में बहुत कम रुचि रखते हैं। तो ये चीज़ें इसमें मतलब कहने का मतलब जो यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पर जो भी हमारी आवश्यकताएं होती हैं जैसे पौष्टिक भोजन, संतुलित आहार, हवा, सूर्य रोशनी, ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर बहुत ही कम थी। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पर जो स्टडीज थे, ठीक है, जो इंटरेस्टेड थे इन स्टडीज में, वे क्या थे, रुचि कम ले रहे थे। ठीक है, रुचि कम ले रहे थे वहाँ के बच्चे, क्योंकि वहाँ उन्हें वो चीज़ें मिल नहीं पा रही थी और दिन भर भूखे प्यासे वे पढ़ नहीं सकते थे, इसीलिए वे काम करने को मजबूर थे। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। आप एक्सप्लेनेशन के द्वारा आपको पूरी तरीके से डिटेल समझाते हैं, तो आपको कंटेक्स्ट रेफरेंस समझ में आ ही गया होगा। तो अब आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताते हैं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या कह रहा है कि द पोएट हियर डिस्क्राइब्स, यानी कि जो कवि है यहाँ पर कहता है कि पैथेटिक एंड मिजरेबल कंडीशंस ऑफ चिल्ड्रन सिटिंग इन अ क्लासरूम इन अ ऑफिस स्कूल, मतलब कि यहाँ पर कवि ने एक मलिन बस्ती में स्थित स्कूल में कक्षा बैठे बच्चों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। मतलब यहाँ पर एक कक्षा में बैठे स्कूल के बच्चों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। अब उसकी दयनीय स्थिति क्या क्या थी मेरे पेरेंट्स, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। द चिल्ड्रेन्स फेसेस आर अनलाइक द यूजुअल चिल्ड्रेन ऑफ स्कूल्स, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इन बच्चों के चेहरे स्कूलों के सामान्य बच्चों से भिन्न है। मतलब जो ये स्कूल के बच्चे थे अन्य स्कूलों की अपेक्षा के जो बच्चे थे उनसे अलग है। ठीक है, कैसे अलग हैं, देखिए दे आर फियर अवे फ्रॉम द ब्यूटीफुल साइड्स ऑफ नेचर, मतलब क्या कर रहे हैं कि वे प्रकृति के सुंदर दृश्यों से बहुत दूर हैं। मतलब कि जहाँ पर स्कूल है बहुत ज़्यादा वहाँ पे कचरा है, तो वे कह रहे हैं, कभी क्या कह रहा है कि जो बच्चे हैं वहाँ पे प्रकृति का जो वर्णन है, प्रकृति की जो अपने मूलभूत सुंदरता है उससे वंचित हैं ये लोग। ठीक है, सिर्फ कचरे को देखते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि दे लुक वीक एंड हैंग्री, मतलब हंग्री मतलब क्या हुआ कि वे मतलब क्या हुआ, भूख कमजोर और भूखे दिख रहे हैं। मतलब वीक मतलब कमजोर और भूखे, हंग्री मीन्स भूखा, भूखे और कमजोर दिख रहे हैं। दे आर अन अनकेम्प्ड हेयर लुक्स लाइक रूटलेस वीड्स ऑन देयर पेल फेसेस, मतलब कहने का मतलब क्या, उनके अस्त व्यस्त बाल उनके पीले चेहरे पर घास फूस की तरह दिखते हैं। मतलब उनके जो चेहरे जो बाल थे उनके शरीर पर, मतलब जो चेहरे पर उनके सर पर जो बाल थे वे क्या कैसे दिखते थे, वे कैसे दिखते थे, घास फूस की तरह दिखते थे। ठीक है, अनलाइक अदर स्कूल चिल्ड्रन हु आर यूजुअली इनर्जेटिक इन फुल ऑफ लाइफ, these children seems withered in lifeless, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि हम आपको बताते हैं। अन्य स्कूल के बच्चों के विपरीत और आमतौर पर ऊर्जावान और जीवन में भरपूर होते हैं, ये बच्चे मुरझाए और निष्प्रण लगते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अन्य स्कूल के बच्चे थे वे चेहरे पर उनकी लाइट थी, लेकिन इस स्कूल के बच्चों का चेहरे पर लाइट नहीं थी। ठीक है, द चिल्ड्रेन ऑफ स्लम आर आल्सो अनवेटेड इन सोसाइटी जस्ट एज वीड्स आर अनवांटेड इन अ गार्डन, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि झुग्गी के बच्चों के समाज में अवांछित हैं, एक बगीचे में घास फूस अवांछित होती है। ठीक है, मतलब कि क्या कर रहा है कि ये जो बच्चे हैं समाज से बहुत दूर हैं। ठीक है, समाज में क्या है, अवांछित हैं, मतलब बिना इच्छा के जी रहे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में कवि ने बहुत अच्छी तरीके से वर्णन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको अगर फिजिक्स और बायो क्लास लेनी है तो आपको एसकेएम स्टडी ऐप पर जाकर वहां पे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, अब देखिए, अ टॉल गर्ल इन अ क्लासरूम इज वेरी डिप्रेस्ड,
यानी कक्षा में एक लंबी लड़की बहुत उदास है, मतलब कक्षा में एक लंबी लड़की है जो बहुत उदास है। सी कीप्स हर हेड डाउन बीइंग बर्डन्ड बाय सैड थॉट्स, मतलब कि जिस तरह लड़की अपने जीवन की समस्याओं से बोझिल है, ठीक उसी प्रकार, ठीक है, ठीक उसी प्रकार द गर्ल इज परहैप्स, ठीक उसी प्रकार क्या है यहाँ पे कि कक्षा में एक लड़का बैठा है जो कागज की तरह पतला है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इस कक्षा में एक लड़की है जो बहुत डिप्रेस्ड है, लेकिन एक लड़का भी है वहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा पतला है। पतला का मतलब क्या कर रहा है, कभी कोई उसके भोजन नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि द गर्ल इज परहैप्स फिजिकली एंड मेंटली एक्सक्यूज ड्यू टू हर पुअर्टी, मतलब जो लड़की थी अपनी गरीबी के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुकी है। जो लड़की थी वहां पे वो गरीबी के कारण शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी थक चुकी थी, ठीक है। तो इतनी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ जाए तो एक बार लाइक कर के जाएंगे, कमेंट करके जाएंगे, ठीक है, कि सर ने बहुत अच्छा बताया। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, क्योंकि ये स्टेंजा बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे आपके समाज में भी बहुत सारे जो बच्चे होंगे आपके आसपास देखते होंगे जो जो पीओ में रहते हैं, उनकी सहायता करने की आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है। क्योंकि वे बच्चे उनके पास सुविधाएं नहीं होती, वे पढ़ लिख नहीं सकते हैं। अब देखिए द अदर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज नॉट अ बेटर सिचुएशन आइदर, मतलब कक्षा में अन्य छात्र भी बेहतर स्थिति में नहीं है। जो कक्षा में अन्य छात्र भी थे वे बेहतर स्थिति में नहीं है। जस्ट लाइक द गर्ल हु इज बर्डन्ड विद द प्रॉब्लम्स इन हर लाइफ, जैसा कि ठीक उसी प्रकार कक्षा में एक लड़का बैठा है जो कागज की तरह पतला है, ठीक है। अब देखिए देयर इज अ बॉय सिटिंग इन अ क्लास हु इज थिन एंड लाइक दोज आर रेड, ठीक है, लाइक अ पेपर अनडाउटली बिकॉज ऑफ मिल न्यूट्रिशन, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि निसंदेह वहाँ ऐसा कुपोषण के कारण है, ठीक है। ही हैज बिग आईज, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हमने आपको बताया कि जो कारण था क्या था, कुपोषण का कारण था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ही हैज बिग आईज लाइक दोज ऑफ रैट, मतलब उनकी आंखें चूहे की आंखों जैसी बड़ी थी, चूहे की आंखों जैसे बड़ी थी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि एट अनदर बॉय इन द क्लासरूम हैज इनहेरिटेड हिज फादर्स अर्थरिटीज, मतलब कि क्या कहते हैं कि इसके अतिरिक्त कक्षा में एक अन्य लड़के ने गठिया रोग उनके पिता के विरासत में प्राप्त किया है। मतलब एक बच्चे का गठिया रोग है वो उनके पिता के द्वारा उन्हें, मतलब जैसे आप कहते हैं जेनेटिक, एक जेनेटिक डिसीज होती हैं कि जो कि आपको जेनेटिक जनरेशन से बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो आपके पिता में है तो आपके बच्चे में भी आएगा, तो ये जेनेटिक बीमारी होती है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि ऑफ द डिजीज बिकॉज क्योंकि ऑफ द डिजीज ही हैज स्टंट ग्रोथ ऑफ हिज बोन्स आर ट्विस्टेड, मतलब कि इसके मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, बीमारी के कारण उसका विकास अवरुद्ध है और उसकी हड्डियां मुड़ी हुई है। ही रेसिटेस हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क इन अ मेलो बट वीक वॉइस, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि वह अपनी डेस्क से अपना पाठ मधुर किंतु धीमी आवाज में पढ़ता है, क्योंकि उसे बहुत कमजोर है, उसे गठिया भी हुआ है, तो इसलिए वहाँ जो था बहुत धीमी आवाज में पढ़ता है। अब देखिए देयर इज अनदर स्वीट बॉय सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अब देखिए कि वहां पर जो लड़के बैठे थे, ठीक है, वहां पर जो लड़के बैठे थे बिना किसी ध्यान आकर्षित किए हुए बैठा है और एक पेड़ से खेल रही गिलहरी का सपना देख रहा है, ठीक है। स्क्वायरल्स प्लेइंग अ ट्री, यानी कि वहां पर किसी की तरफ ध्यान उसका नहीं जा रहा है और सपने में एक गिलहरी पर जो पेड़ पर खेल रही है उसके ऊपर ध्यान उसी पे है, ठीक है। अब द डल एंड मोनोटोनस atmosphere in the classroom is the perhaps unable to arrest his attention, मतलब कक्षा का नीरस और उबाने वाला वातावरण संभवतः उसका ध्यान आकर्षित करने में असमर्थ है। तो इस तरीके से आपके जो प्रश्न थे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको क्या करना है कि आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करने के लिए अभ्यास लगातार करते रहना है। हम आपको लगातार चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस भी तरीके से जितनी भी चीजें हो रही है सब सारी चीजें आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है।
अब ग्रामर में जो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फिगर ऑफ स्पीच। अब देखिए फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो आपके 7 फिगर ऑफ स्पीच हमने बताए हैं, ठीक है। आप किस तरीके से याद कर सकते हैं, यस एच ए एम पी डबल ओ, ठीक है। शैम्पू, शैम्पू आप लिख लेंगे, ये तो बहुत सिंपल है। शैम्पू का मतलब यस मीन्स सिंपली सिमिली, एच मीन्स हाइपरबोला, ए मीन्स अपोस्ट्रॉफी, एम फॉर मेटाफर, पी फॉर पर्सनिफिकेशन, ओ फॉर ऑक्सीमोरन, ओ फॉर ओनोमेटोपिया। तो ये 7 आपके जो हो जाएंगे फिगर ऑफ स्पीच हो जाएंगे। चलिए सातों को हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए सिमिली का मतलब क्या होता है, इन असिमली आपका पहला क्या है उपमा अलंकार। इन असिमली कंपेरिजन इन मेड बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स स्पेशली यूजिंग लाइक और एंड एज। मतलब कि क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि दो वस्तुओं में इतनी तुलना की जाती है कि दो विपरीत वस्तुओं में तुलना की जाती है एस स्पेशली यूजिंग लाइक और एंड एज, अथवा या और में जिसका हम वर्णन जिस तरीके से कर सकते हैं। सिमिली में एक तरीके से क्या होता है कि हम उपमा देते हैं, यानी कि हम किसी दूसरे वस्तु अगर किसी दूसरे वस्तु की उपमा करते हैं तो वहां पर क्या होता है, सिमिली होता है, ठीक है। तो जैसे हम कह देते हैं कि जो आपकी आंखों में समुद्र जितना पानी है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, तुलना करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इट ड्रॉपेड एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। मतलब कि क्या हुआ कि अब देखिए, और फ्रॉम स्टार लाइक इवन दोट सिक, मतलब जो तार हैं वो कैसे दिख रहे हैं, आयन दोट सिक, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं। इट ड्रॉपेड एज अ जेंटल रेन, यानी कि एक बरसात हुई फ्रॉम द होवन, यानी कि आसमान से एक साधारण रूप से बहुत ज्यादा बारिश हुई, ठीक है। अब देखिए जो अगला हमारा क्या है, हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, इस तरीके से होगा मेटाफर। मेटाफर मतलब तो क्या होता है, रूपक, रूपक अलंकार इसका कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू seemingly unlike things without using the connective words the reasonable it is an implied aim। मतलब करने का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है, किसी दूसरे वस्तु को हम रूप दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि लाइफ इज अ ड्रीम, जो जिंदगी है, जो जीवन है, एक सपना है। तो इसमें अपने जीवन को क्या कर दिए, ड्रीम दे दिए। ड्रीम का मतलब सपने का उपमा दे दी, मतलब कि रूप दे दिया उसका, ठीक है। अब देखिए, आई सी लिली ऑन द ब्रो ऑन थाई ब्रो, यानी कि आपकी जो भवें हैं जो भवें हैं लिली के समान है, लिली के पुष्प के समान है। तो ये चीजें हो गई, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे हमारा क्या है, पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मानवीकरण, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, मानवीकरण होता है। तो मानवीकरण में देखिए, पर्सनिफिकेशन गिव्स द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और मेक्स एनिमल्स लुक ह्यूमन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए मतलब क्या हुआ कि इसमें मानवीकरण कर देते हैं, किसी वस्तु की मानव से तुलना कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, और इसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हाउ फॉर दैट लिटिल कैंडल, यानी कैसे एक जो हमारी छोटी कैंडल होती है, थ्रो इज ब्रीम्स सो साइंस अ गुड डाइड अ नाइटी वर्ल्ड। मतलब जैसे कि अंधेरे को प्रकाश में उजालित कर देती है, जैसे मानव के जीवन को जो हमारी कैंडल होती है वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, ठीक है। अब देखिए, ट्रूथ साइट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। मतलब जो सत्य है साइट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। मतलब क्या होता है कि जो झूठ होता है वो मरे हुए इंसान के ओंठों से निकलता है। तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब देखिए अपोस्ट्रॉफी की बात करें। अपोस्ट्रॉफी में देखिए संबोधन अलंकार, इसमें क्या करते हैं कि संबोधित करने का काम करते हैं, जैसे कि जैसे रोकने का काम करते हैं, किसी को उत्साहित करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर संबोधन का कार्य करते हैं, संबोधन अलंकार कहते हैं, अपोस्ट्रॉफी कहते हैं, ठीक है। मतलब इन अपोस्ट्रॉफी यानी कि इस अलंकार में द स्पीकर डायरेक्टली एड्रेसेस एन absent और डेड पर्सन, एन abstract क्वालिटी और समथिंग नॉन ह्यूमन एज वेयर प्रेजेंट एज अ कैपेबल रिस्पॉन्स। जैसे फ्रेल्टी दे थाई नेम इज ओमैन। फ्रेल्टी क्या है कि फ्रेल्टी
थाई नेम इज वुमेन लिटिल लैम्स हु मेड थ्री। ठीक है, देखिए संबोध करने का मतलब क्या हुआ, देखिए इसका क्या, लिटिल लैम्स यानी कि नन्हे नन्हे मेमने, छोटे मेमने, हु मेड थाई थ्री, तुझे किसने बनाया। देखिए यहाँ पे संबोधन कर रहे हैं कि जो नन्हा मेमना है तुझे किसने बनाया। अब देखिए डोस्ट थाउ नो हु मेड थ्री, मतलब कहने का मतलब क्या तू जानता है तुझे कितना किसने बनाया। क्या तू जानता है, दोस्त थाउ नो हु मेड थ्री, क्या जानता है कि तुझे किसने बनाया। यहाँ भी संबोधन करने का बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अतिशयोक्त अलंकार की बात करेंगे, हाइपर बोले। ठीक है, हाइपर बोला की बात करेंगे तो इट इज यूज्ड एट अ ग्रेट एक्सेजरेशन। ठीक है, मतलब कि यह एक महान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक महान के रूप में, महान के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल की बात करेंगे कि रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी कि युद्ध में रक्त की नदी बह गई। जहां पर बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति कर दें, हम बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ा चढ़ा कर बातें कर दें, वहां पर क्या होता है, अतिशयोक्ति होती है। द वेव्स रोज माउंटेन्स हाई, मतलब लहरें पहाड़ों को ऊंचा उठाती हैं। जो लहरें होती हैं पहाड़ों को ऊंचा उठाती हैं, बहुत अतिशयोक्ति है। अब देखिए ऑक्सीमोरन की बात करेंगे, विरोधा अलंकार की बात करेंगे। ठीक है, it is used when two terms are combined that in ordinary uses are country contradictory। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका उपयोग तब किया जाता है जब दो शब्दों को जोड़ दिया जाता है कि समान उपयोग में विरोधाभासी हो। ठीक है, तो इसमें विरोध विरोध होता है, दो वस्तुओं में क्या करता है, विरोध वाला बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि ही इज एन ओपन सेक्रेट, कि वह एक खुला रहस्य है। ठीक है, तो इसमें विरोध वाली बात होगी। ठीक है, अब देखिए ओनोमोटोपिया की बात करेंगे, ध्वनि सूचक अलंकार। जहां पे ध्वनि की बात आती है वहां पर ओनोमोटोपिया होता है, मतलब कि द यूज ऑफ वर्ड हुज साउंड इमिटेट्स और सजेस्ट्स इट्स मीनिंग, मतलब कि किसी ऐसे शब्द का प्रयोग जिसकी ध्वनि उसके अर्थ का अनुकरण या सुझाव देती है। ठीक है, जैसे चैटर चैटर आई फ्लो, मतलब कि बकबक करता हूँ जैसे कि बहता हूँ, मतलब जैसे कि आई चैटर चैटर, आई इज फ्लो टू ज्वाइन द बर्मिंग रिवर, नदी का बहना। एंड ब्यूटी बोर्न मर्मरिंग साउंड, यानी कि जो बड़बड़ाहट की आवाज होती है, सेल पास इनटू हर फेस, उसमें से गुजरती चेहरा। मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप क्या कहते हैं कि मरमराती साउंड में आपका चेहरा जो है बहुत ज्यादा क्या होता है, खिलता है। तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स। तो आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। अगर आपको यह समझ में आ गया होगा तो आपको आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।